अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेडिएशन। कोई भी बॉडी किसी टेम्परेचर पे, एवरी बॉडी radiates energy at any temperature other than absolute zero. And कितना रेडिएट करेगा एनर्जी पर सेकेंड? दिस विल बी गिवन बाय सिग्मा ए टेम्परेचर टू द पावर 4। एंड यहाँ पे T जो लिख रहा है बच्चों, ये किसमें है? दिस मस्ट बी इन केल्विन। इस लॉ को क्या बोले थे? स्टीफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन्स लॉ है ना, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। बट रफली स्टीफन्स लॉ कहते हैं। एक्चुअली स्टीफन्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने निकाला था। एंड बोल्ट्जमैन ने थियोरेटिकली इसको डिराइव किया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ। सिग्मा का वैल्यू क्या है? एंड दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। और ये जो था, दिस इज फॉर नॉर्मल बॉडी, एनी अदर बॉडी। सर बोर्ड ब्लर, बोर्ड ब्लर है? क्लियर है सर? क्लियर है सर। एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं देखता हूँ कि ये कैसे कनेक्टेड है। रुक जाना, अच्छा रुक जाना। कनेक्टेड तो वाईफाई से ही है। क्या ब्लड दिख रहा है अभी भी? नहीं सर। ठीक है, तब तक बच्चे ज्वाइन कर ले। मुझे पता है अभी तक सारे बच्चे ज्वाइन किए नहीं है। सो लोग बात करते हैं बच्चों, किसी भी बॉडी के लिए इस ई को क्या बोलते हैं? इमिसिविटी। और इसका रेंज क्या होता है बच्चों? दिस रेंज फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 1 जो होता है दैट इज फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया था। एक सवाल लिया था, वो ले लेते हैं, देखते हैं तुम लोगों को याद है कि नहीं। नेट हीट रेडिएटेड। नेट का मतलब कुछ रेडिएट कर रहा है और कुछ उस पे जो फॉल हो रहा है बच्चों वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो कितना आया था? E सिग्मा A T टू द पावर 4 इतना बच्चों रेडिएट कर रहा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर T0 है तो A सिग्मा A T0 टू द पावर 4 इतना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एब्जॉर्बिलिटी, ये एब्जॉर्बिव पावर। So can we say this is rate of loss of energy of the body? माइनस साइन लगा देते हैं बिकॉज करंट नेट लॉस कर रहा है। इसी को dq by dt को q इज द नेट लॉस को लिख सकते हैं ms इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों सही लिख रहा हूं? यस सर। E इक्वल टू A प्रूफ किया था किरचॉफ्स लॉ से, E इक्वल टू A। तो अगर हम E को कॉमन ले लिया तो माइनस E सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4।
dt by dt that is equal to minus E sigma A upon ms इतना कर लिए थे। चलो कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए अभी आए क्या? 50% बच्चे। इसको मिटा रहा हूं, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था बच्चों, रिवाइज करवा रहा हूं, लोग रिवाइज तो करते नहीं होंगे। सपोज एक सॉलिड स्फीयर लिया बच्चों r रेडियस का, और एक दूसरा सॉलिड स्फीयर लिया 2r रेडियस का, 2r रेडियस का। दिस इज सॉलिड स्फीयर 1, दिस इज सॉलिड स्फीयर 2, और ये भी आयरन का सॉलिड स्फीयर है, ये भी आयरन का ही है। और दोनों को इनिशियली T1 टेम्परेचर तक हीट किया, इसको भी T1 टेम्परेचर तक हीट किया। सराउंडिंग टेम्परेचर बच्चों T0 है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर T1 दोनों के लिए, सराउंडिंग टेम्परेचर T0 दोनों के लिए। इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, कैन यू टेल मी ये क्या होगा? बच्चों तुम्हारे पास सपोज थ्योरी हमने पढ़ा दिया था, ये सवाल एग्जाम में आ गया, यू हैव 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस, बिकॉज 1 मिनट हमने सवाल समझाने में लगा दिया, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। फोर। दोनों के रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा? बच्चों मैसेज कर सकते हो। 30 सेकंड लेफ्ट। अथर्व क्या होगा आंसर? आयुष ने मैसेज किया 4, इज इट करेक्ट? सार्थक ने भी मैसेज किया 4। सॉलिड स्फीयर है बच्चों। हर्षिता रंजन बहुत दिन बाद मैसेज किया, बहुत बढ़िया हर्षिता का, उसका मैसेज तो शी इज आल्सो मैसेज 4। बस 3 बच्चों का आंसर आ रहा था। सार्थक अपना मैसेज चेंज कर दिया, सॉरी अपना आंसर। समृद्धि, शिवम, आदित्य, आदित्य वेल डन आदित्य, आदित्य अंकित, एक ही सही आंसर आया अभी तक, आदित्य अंकित सिंह की तरफ से। अच्छा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ, सार्थक कितनी बार चेंज करेगा आंसर? चलो एनीवे गलतियों से सीखते हैं। देखो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम इज अप। ये दोनों के लिए सेम बॉडी है, ई सेम, सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एस सेम है क्या? दोनों आयरन ब्लॉक है। Yes, बचा क्या? ए और एम।
तो बच्चों अगर ये दिया है रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया अपॉन मास। मास कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 3 आर क्यूब इनटू रो। रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी भी सेम बिकॉज़ आयरन का ब्लॉक, डेंसिटी सेम। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों? According to our questions, this is proportional to 1 by r. 1 by r. That means this will be r2 by r1. That is equal to 2r upon r. So answer will be 2. तो तुम लोग 12th में हो, इतने आसान सा सवाल में गलती करते हो। रियलाइज हुआ क्या किसी को ब्लंडर जो कर रहे थे तुम लोग? चेतना तुमसे सॉल्व हुआ था? हाँ सर। मैसेज तो नहीं की क्या मैसेज? अच्छा एक्चुअली सर यहाँ पर मैसेज देखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। एक्चुअली लैपटॉप में भी ज्वाइन किया हुआ, शायद वहां पे ये चल रहा होगा, उसमें मैसेज देखा होगा। एनीवे बच्चों, ये आसान सा सवाल था। मुझे लगता है अब सारे बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे, 58 बच्चे अभी तक ज्वाइन किए हैं। चलो बच्चों हम लोग फिर से आते हैं। dt by dt थ्योरी जब आगे बढ़ा रहे हैं, यहां तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, माइनस ई सिग्मा ए और क्या था एम एस कितना था बच्चों? लेट टेम्परेचर ऑफ the body is delta T more from the T naught। और यहां पर मैं ये ले रहा हूं T को लिखा है T naught प्लस डेल्टा T, इतना ज्यादा है, और डेल्टा T जो कितना ज्यादा है दैट इज मच लेस देन T। डेल्टा T है क्या बच्चों? T माइनस T naught जो है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू T। ओके, in that case dt by dt minus sigma a upon ms, t को पुट कर लेते हैं बच्चों t नॉट प्लस डेल्टा t का होल 4 माइनस t नॉट टू द पावर 4 परेशान मत होना बच्चों, यहाँ पे t नॉट टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या 1 प्लस यहां तक क्लियर? डेल्टा टी बाई टी नॉट, डेल्टा टी टी से छोटा है तो टी नॉट से भी छोटा ही, so this is very small than 1, तो 1 प्लस x टू द पावर n, फॉर्मूला जानते हो 1 plus nx। यस, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा माइनस ई सिग्मा ए अपॉन एम एस टी नॉट बाय 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1, ये 1 और ये 1 चला जाएगा, तो यहां से लिख रहा हूं बच्चों, दिख रहा नहीं दिख रहा, dt by dt
माइनस ई सिग्मा ए 4 into T naught Q into delta T. Is it clear? Upon Yes, MS. Yes, sir. sir. देखो ये T naught एक चला गया तो T naught क्यूब रह गया है ना. So dt by dt is equal to minus E sigma A 4 यहाँ कॉमन ले लिया T naught Q upon MS. MS is the mass, especially heat capacity of the body. T minus T naught. So ऐसा कुछ हमने पढ़ाया था क्या? ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. यस. तो हमने डिराइव कर लिया बच्चों, हमने डिराइव कर लिया फ्रॉम स्टीफेंस लॉ. हालांकि न्यूटन्स ने तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है केस, ये कब वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन the surrounding temperature as well as temperature of the body, much less. जैसे अगर कोई कहे कि एक बॉडी 70 डिग्री पे है और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 50 डिग्री. 50. क्या 50 डिग्री सी छोटा है? क्या बहुत छोटा है? क्या बॉडी के टेम्परेचर से? नहीं सर. नो नहीं सर. है, क्योंकि जिसकी बात कर रहा है ये टेम्परेचर जो होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए. 70 डिग्री का मतलब 273 प्लस 70 डिग्री 343 डिग्री 343 केल्विन के कंपैरिजन में 50 केल्विन 40 केल्विन स्मॉल है. वी कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेशन. आई बात समझ में? यस सर. यस सर. तो 60-70 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री है, तो 30 40 50 डिग्री का जो डिफरेंस रहेगा बच्चों, उस केस में हम ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ज्यादा एरर नहीं होगा. ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डेल्टा टी केल्विन के कंपेरिजन में. चलो बच्चों, तो ये हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने डिराइव कर लिया फ्रॉम स्टीफन-बोल्ट्जमान लॉ, और उससे थोड़ा सा आइडिया लगा कि ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है. ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है बच्चों उस बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, उसका हीट कैपेसिटी कितना उस बॉडी का, जिसके लिए हम ये लिख रहे हैं. तो दिस के इंक्लूड्स दिस थिंग्स. तो आईआईटी एडवांस में अगर कभी सवाल पूछेगा तो इस कंसेप्ट का यूज कर सकता है. तो कीप इन माइंड. ओके? Yes, sir. यस सर. तो ये है डिफरेंशियल फॉर्मेट ऑफ न्यूटन्स लॉ. डिफरेंशियल फॉर्मेट, क्योंकि ये भी डिफरेंस है बच्चों, ये भी डिफरेंस है, तो इसी को ना यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट. वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो. even no difference, क्योंकि दोनों डिफरेंस ही है. तो केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो चलेगा. अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऐसे लिखें तो ऐसा आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, एक्सपोनेंशियल होगा. और एचसी वर्मा ने बड़े अच्छे सवाल यार इस पे. मेरे पास अभी एचसी वर्मा है नहीं, तो तुम लोग एक बार करना, उसका डिस्कशन रखेंगे. बट बहुत अच्छे सवाल हैं. बेटा को इसको
यहाँ पे रहेगा माइनस KT और लिमिट पुट कर दोगे, ठीक है। सपोज इनिशियल θ1 है और किसी टाइम पे थीटा है, इनिशियल 0 पे θ1, किसी टाइम पे ये लिख लोगे ln θ माइनस θ0, ठीक है, माइनस ln θ1 minus θ0, that is equal to minus KT. Theta minus θ0 upon θ1 minus θ0. आई बात समझ में? यहां तक क्लियर? ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्मेट को ये किए तो। बट जनरली ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है एवरेज फॉर्मेट, जो हमने पिछले क्लास में कर लिया। मिटा रहा हूं बच्चों इसको। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखें तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं थीटा वर्सेस टी का, तो ग्राफ कैसा होगा? ये बच्चों सॉरी, ये थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, ये थीटा वन इनिशियल टेम्परेचर एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करे। ये टच नहीं कर रहा, इट विल टच एट इंफिनिटी। मिटा दो इसको। सर 1 मिनट। Yes. हो गया सर। तो इसका जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे स्लोप और इस पॉइंट पे स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर मैं कहूं कि ये थीटा वन है और ये सपोज थीटा टू है, ये एंगल थीटा वन है, तो बच्चों एक सेकंड, थीटा के जगह पे ना मैं फाई लिख रहा हूँ, फाई वन, क्योंकि थीटा टेम्परेचर की यूज कर रहा हूँ, ये फाई टू है। सो कैन यू फाइंड फाई वन क्या होगा? tan फाई वन अपॉन tan फाई टू क्या होगा? इस पॉइंट का टेम्परेचर थीटा डैश है, इस पॉइंट का टेम्परेचर थीटा डबल डैश। कोई बता सकता है tan फाई वन अपॉन tan फाई टू? कहोगे सर tan फाई वन का मतलब डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड में k इंटू किसके प्रोपोर्शनल? k इंटू थीटा डैश माइनस थीटा नॉट। डी थीटा बाई डी टी
इतना बच्चों, और यहाँ पे लिख दूं tan phi 2 कितना हो जाएगा माइनस के इंटू थीटा डबल डैश माइनस थीटा नॉट। इज इट क्लियर? तो ये रेशियो कितना हो जाएगा थीटा डैश माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा डबल डैश माइनस थीटा नॉट इस ग्राफ में। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छी वर्मा के सारे सवाल पीछे के सवाल कर लो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक्सीलेंट सवाल है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस कर रहा हूँ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये आईआईटी का बड़ा फेवरेट लॉ है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडबल। बहुत छोटा सा लॉ है लेकिन इस पे सवाल बहुत बार पूछा है, बहुत छोटा सा है, मतलब इतना आसान है, अगर एक बार पढ़ लिया तो ध्यान में रहेगा। ये है क्या? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी टेम्परेचर T1 पे, तो ये जो एनर्जी रेडिएटेड है उस रेडिएशन में कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट है? मैंने थोड़ा सा हिंट शुरुआत में दिया था, कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट है किसी टेम्परेचर T1 पे? कोई पर्टिकुलर एक वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर रेंज या सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है? So all wavelengths are present. So अगर कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पे जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं, दो वेवलेंथ नहीं, तीन वेवलेंथ नहीं, ऑलमोस्ट सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है। हर वेवलेंथ का रेडिएशन उसमें है। दिस रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, बट सबका इंटेंसिटी इक्वल है क्या? सारे वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है सब इक्वल एनर्जी है या डिफरेंट एनर्जी है? ओके, सो इफ यू ड्रॉ ग्राफ, किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी corresponding to that wavelength in the radiation emitted by this body. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा रहा हूं बच्चों। If you draw the graph, you find that different wavelength के corresponding intensity different है, and there is a wavelength corresponding to that intensity is maximum. एक वेवलेंथ होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अदर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जो है वो कम है, और बढ़ाते गए तो इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, इधर भी घटाते गए तो इंटेंसिटी कम हो रहा है और फिर नेग्लिजिबल होता है। इज इट क्लियर? ये ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ड्रॉ कर लो बच्चों।
कर लिया ड्रॉ? Yes, sir. Yes. Yes. अब बताओ, अगर मैं पूछूं बच्चों कि इसके रेडिएशंस को हमने एनालाइज किया, ये बॉडी जो हीट कर रहा है T1 टेम्परेचर पे, इसको हमने एनालाइज किया, इसके रेडिएशंस को हमने देखा और देखा अलग अलग वेवलेंथ पे इसका इतना इंटेंसिटी है। अगर मैं कहूं कि व्हाट गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ, ID lambda integration. एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? क्योंकि सर ये लैम्डा पे इतना इंटेंसिटी है, डी लैम्डा से डी लैम्डा में इतना इंटेंसिटी है, तो इतना एनर्जी है एरिया I into delta lambda, फिर ये, तो you can we say that कि this whole will give the total energy radiated? Area Yes, will give sir. the total energy radiated. टोटल एनर्जी रेडिएटेड, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि कोई भी एक बॉडी अगर किसी टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट कर रहा है T1 पे, तो उसमें एक वेवलेंथ में, दो वेवलेंथ में, सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, बट यस एक वेवलेंथ है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है। क्योंकि सर अगर सपोज मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हम हायर टेम्परेचर ले गए, देन व्हाट विल हैपन? बच्चों अगर हायर टेम्परेचर ले गए देन व्हाट विल हैपन? ऐसा कुछ हो जाएगा। सो इस वेवलेंथ पे अभी इंटेंसिटी मैक्सिमम था, अब दूसरा वेवलेंथ आएगा जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसका टेम्परेचर अगर सपोज T था, इसका टेम्परेचर T डैश लिख देता हूं, हायर टेम्परेचर T डैश इज ग्रेटर देन T। तो देखो इंटेंसिटी तो सारे वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज़ इट विल रेडिएट मोर एनर्जी, एरिया अंडर द कर्व विल इंक्रीज, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, वो वेवलेंथ कम होगा, लैम्डा m। अब कहोगे सर ये m क्यों लिख रहे हो? लैम्डा m देने का मतलब हुआ बच्चों वो वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, लैम्डा मैक्स नहीं है, लैम्डा फॉर विच इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। इज इट क्लियर? लैम्डा मैक्सिमम नहीं, वो लैम्डा जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम। So if you increase the temperature, lambda m will decrease. और ये देखा गया बच्चों कि lambda m into temperature that is constant, and this is called Wien's displacement law. Okay, why displacement word क्यों आया बच्चों? displacement क्यों आया? Because lambda m displace कर रहा है, move कर रहा है towards origin, lambda कम हो रहा है as you increase the temperature, and this relations will be valid. This is very very important law, JEE point of view. And for black body, B is equal to 0.288 centimeter Kelvin. Universal constant. Other than black body के लिए वो अलग होगा, black body के लिए होगा. Sun is assumed to be a black body. अब बच्चों सन का टेम्परेचर मेजर करना है, समझो इस बात को, मुझे सन का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या हम सन के पास जाके थर्मामीटर लगाएंगे? क्या नहीं। क्या हनुमान जी को बोलेंगे कि जाइए हनुमान जी थर्मामीटर लगा के देख के आइए सन का टेम्परेचर क्या है?
कैसे मेजर करेंगे सन का टेम्परेचर? जो सन से रेडिएशन, उस रेडिएशन को कलेक्ट किया, इस रेडिएशन में अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट जो है, किस वेवलेंथ के कारण इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो वेवलेंथ हम देख लेंगे। और जो वेवलेंथ मिल गया, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर बी होता है, मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सन इज इक्वल टू बी बाई एक्सपेरिमेंट। और बी का वैल्यू पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द सन निकल गया है ना, हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? यस सर। किसी स्टार का टेम्परेचर मेजर करना है, दिस इज द मेथड। कितना पावरफुल लॉ है बच्चों। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। तुम घर पे क्या काम करो, क्या एक आयरन रॉड लो और बर्नर पे रखो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे देखेगा, वो दिखेगा क्या, वो रेड हॉट हो जाएगा। देखा कभी आयरन को गर्म करो, रेड दिखना, रेड दिखने का मतलब, अच्छा बच्चों ये फ्लक्चुएट करेगा क्या, मैंने स्पॉटलाइट लगता है नहीं किया है। नहीं सर, स्पॉटलाइट है। ठीक है सर। नहीं है सर, नहीं है। एक सेकंड में स्पॉटलाइट कर देता हूँ, रुक जाओ। तो बच्चों में बात करता है कि if you increase the temperature of the iron ball, you will find that वो red hot होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थोड़ा सा येलोइश होता है। रेड हॉट का मतलब कि उस टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है रेडिएशन का, वो रेड लाइट कहलाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो पहले किस पे रेडिएट कर रहा है, पहले इंटेंसिटी, जैसे ये बॉडी ये रेडिएट कर रहा है, तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो वेवलेंथ बहुत बड़ा, वेवलेंथ बड़ा तो इसका मतलब किस में है बच्चों, इंफ्रारेड से भी पीछे, इंफ्रारेड से भी बड़ा वेवलेंथ है ना, माइक्रोवेव। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इंफ्रारेड में आएगा, इंफ्रारेड से फिर रेड में आएगा, रेड से फिर येलो, येलो से फिर वायलेट, इस तरफ जाएगा जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो पहले बच्चों रेड हॉट दिखेगा, फिर थोड़ा सा येलोइश दिखता है, और फिर और बढ़ाते हैं तो लगभग व्हाइट जैसा दिखता है, मतलब मिक्सचर्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज है सर। फिर तो वो स्टेडी स्टेट अटेंड कर लेगा ना। आर्क कहीं पे देखो, आर्क देखो कहीं कहीं तो ना वायलेट कलर का दिखेगा तुम्हें जब बेल्डिंग करते हैं, थोड़ा सा वो टेम्परेचर जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा, तो उस टाइप से दिखेगा। सर ये बी की वैल्यू क्या लिखी है? क्या फिर से बोलो? बी का वैल्यू लिखा है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, सेंटीमीटर केल्विन। बच्चा ऐसे सवाल आईआईटी ने और ऐसे भी तुम्हें पूछा रहेगा कि ऐसा सपोज ग्राफ है, ये सपोज T1 है बच्चों, ये T2 है, ये T3 है ना, ये क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रिलेशन?
जिसका लैम्डा सबसे बड़ा उसका टेम्परेचर सबसे छोटा है ना। T3 से ग्रेटर है कौन सा, T2, T2 से ग्रेटर कौन सा है, सर T1 का पीक सबसे हाई होगा ना। हाँ अब देखो ये जो है, मान लो कि ये अलग अलग बॉडी का है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है दैट गिव्स द इंटेंसिटी टोटल एनर्जी, बट हो सकता है ये अलग अलग बॉडी का उसका एरिया अलग है, कुछ हो सकता है। सो डोंट ज्यादा फोकस इस पे नहीं करना, एरिया ये पीक नीचे भी हो सकता है बिकॉज ये बॉडी का सरफेस एरिया छोटा है ना, तो ये बहुत मैटर नहीं करता। अगर सेम बॉडी का है, अगर सेम बॉडी को हम अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करेंगे देन एरिया विल बी, देन पीक विल बी हायर सर्टेनली। इज इट क्लियर? यस सर। मान लो एक बॉडी इसका है, दूसरा बॉडी है, तीसरा बॉडी है, उसका हमने ग्राफ लिया, तो ऐसा है। अब एक सवाल आईआईटी ने पूछ दिया बच्चों की intensity is maximum for lambda is equal to 1000 nanometer. ठीक है, तो पहला चीज तो ये बताओ कि what is temperature of the body. Assume the body is black body. ओके सर, सिंपल सा है, लैम्डा m into टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी याद रख लेना, हालांकि आईआईटी को पूछ देगा, आईआईटी तो दे देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकता है बिकॉज ये फेमस है। सो टी यहां से निकल जाएगा बच्चों 0.288 सेंटीमीटर का मतलब -10⁻² अपॉन 1000 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ इतना केल्विन। कितना हो जाएगा बच्चों ये 288 into 10⁻⁵ अपॉन 10⁻, ये 3 गया -6 केल्विन, दैट इज इक्वल टू 2880 केल्विन। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे सवाल अगर आते हैं बच्चों जेई मेन में, तो ये तो कर ही लेना चाहिए। नाउ आईआईटी ने पूछा कि सपोज ये 1000 पे मैक्सिमम है, सो कितना एनर्जी होगा। सपोज U1 is the energy between 1500 nanometer to 1501 nanometer. कहा कि U1 is the energy corresponding to wavelength ranging from 1500 nanometer to 1501 nanometer. U2 is the energy between 999 nanometer to 1000 nanometer. Or U3 is the energy between U3 is energy between 500 nanometer to 501 nanometer. समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? इसी बॉडी का जिसका इंटेंसिटी मैक्सिमम किसके लिए है 1000 नैनोमीटर,
तो 1500 से लेकर 1501 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी को U1 कहा, इसको U2 कहा, इसको U3 कहा। कोई बता सकता है क्या U1 एंड U2 में क्या रिलेशन होगा, U3 एंड U2 में क्या रिलेशन होगा? ये IIT JEE एडवांस का सवाल है, मल्टीपल आंसर करें। बोलो यार फटाफट बोलो। U1, U2, U3। U1 is greater than U2. U1 is greater than U2। सही है Sir, क्या? U1 is less than. U2 is greater than U1. U2 is greater than U1, U2 is greater than U3। This is the correct। Because देखो ये इंटेंसिटी यहाँ है बच्चों, बाकी का तो कम ही होगा। और अच्छी बात ये था कि ये U3 और U1 में रिलेशंस नहीं पूछा था, U3 और U1 में रिलेशन नहीं पूछा था, बिकॉज इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मान लो पूछते तो थोड़ा सा गेस मैं बता रहा हूँ। गेस क्या करना है कि इधर थोड़ा स्लो डिक्रीमेंट होता है, इधर थोड़ा फास्ट डिक्रीमेंट होता है। तो ये 500 का गैप है, तो इधर फास्ट डिक्रीमेंट हुआ होगा। तो अगर U1 U3 में पूछता, जो कि आईटी ने पूछा नहीं था और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट अगर पूछ दिया तो मैं कहूंगा कि U3 कम होगा U1, बिकॉज इधर का स्लोप कम रहेगा, इधर का स्लोप फास्ट। U3 will be lesser because ये जो गैप है वो सबका 1 नैनोमीटर है। आई होप कि कांसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। यस सर। चलो, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कर लिया बच्चों, हमने थ्योरी पढ़ा दिया है। वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब जो है वो तो सिर्फ सवाल करना है। तो बुकलेट से कराऊं या मैं अपने सवाल कराऊं? आपके सर। तो क्या करो, मैं कुछ सवाल ले रहा हूं, बाकी बुकलेट तुम लोग करना। नेक्स्ट क्लास में बुकलेट एंड एचसी वर्मा पूरा डिस्कशन रहेगा। पूरा एचसी वर्मा में अच्छे सवाल में बार बार बोल रहा हूं, लास्ट 5-6 सवाल ट्राई करो, दिमाग लगाओ, देन वी विल डिस्कस। क्योंकि मुझे पता है होने वाला नहीं है तुम लोग से। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल ले रहा हूं, ये ओलंपियाड का पूछा हुआ सवाल। बच्चों एक प्लेट है जिसको मेंटेन किया T1 टेम्परेचर, and this is maintained at T2. Okay, और मिडिल में एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसका टेम्परेचर T क्या होगा? इसको एक प्लेट को हमने डाल दिया, सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल वन?
what will be the temperature of the middle one. मेंटेन करने का मतलब सपोज इसको एक्सटर्नली हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सो दैट ये टेम्परेचर T1 पे रहे, यहाँ पे T2 पे है, सपोज यहाँ से हीट आ जाती है, हीट टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे ये सिंक है, मतलब कहीं पे कोई इसको एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है सो दैट ये T2 पे मेंटेन है। और एक बीच में हमने प्लेट डाल दिया बीच में, तो बच्चों इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो वो टेम्परेचर कितना हो? एंड आइडिया इज ये जो डिस्टेंस है D, that is very small compared to dimension of the body. Is it clear? मतलब लेंथ विड्थ के कंपैरिजन में D is very small. अब सुनना बच्चों, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्ट, मतलब आज सीख लिया ये तो कुछ सीख के जाना। कंसेप्ट क्या होगा कि यहां से हीट इधर जा रहा है, तो ये जो सरफेस है ये हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये जो रेडिएट किया बच्चों ये इसका है, एंड वी विल एज्यूम दैट दिस इज द ब्लैक बॉडी, दिस इज ब्लैक बॉडी। अब ये अगर इनिशियली हमने पुट किया बच्चों तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और फाइनली T पे कांस्टेंट होगा। तो ये एनर्जी कुछ रिसीव किया और ये एनर्जी रेडिएट भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों? ये रेडिएट क्यों नहीं करेगा? ये भी रेडिएट करेगा सर। हर बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है ना, ये भी रेडिएट करेगा बच्चों। सुनना, ये इधर भी रेडिएट करेगा और ये भी कुछ रेडिएट करेगा इधर। अब इक्विलिब्रियम है, ये T1 पे मेंटेन है, ये T2 पे मेंटेन है और ये T पे। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे इसके अक्रॉस जितना हीट करंट H1 होगा, जितना हीट एनर्जी आ रहा होगा बच्चों, कैन वी से कि उतना हीट एनर्जी इधर जा रहा होगा नेट? हाँ सर। ये क्रॉस सेक्शन बीच का जो लाइन लिया, जितना हीट करंट जा रहा होगा इधर उतना ही इससे भी जा रहा है, बिकॉज बीच में कोई एक्युमुलेशंस नहीं है, इसमें कोई एनर्जी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि सर इस डायरेक्शन में हीट करंट है कितना, नेट हीट करंट, तो कहेंगे कि ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है? सिग्मा ए T1 टू द पावर 4, ये इतना रेडिएट कर रहा है। लेकिन ये भी तो बैक दे रहा होगा इधर, तो नेट हीट करंट H1 कितना होगा? क्लियर? यस सर। यस। H2 क्या होगा? H2 सिग्मा into T की पावर 4 minus सिग्मा into T2 की पावर 4। and what we can say? H1 equal to H2. बोलो समझ में आया ये? हाँ सर।
लिख लो इसको। डन। लिख लिया? मैं सवाल एक पूछूं? अगर तुझे समझ में आ गया तो तुम कर सकते हो बच्चों कि ये 3 T नॉट टेम्परेचर पर मेंटेन किया है और इसको 2 T नॉट टेम्परेचर पर मेंटेन किया है और एक थर्ड रॉड बीच में प्लेस कर दिया तो इसका टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम क्या होगा? देखते हैं तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। मिडिल वन का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? आज ये सवाल सीख लिया मतलब तुम कुछ सीख लिया आज। थर्टी सेकेंड लेफ्ट, फटाफट करो बच्चों इसको। सर 97 T नॉट पर। क्या ये सॉल्व हुआ? क्या इतना आया क्या तुम लोगों को? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। Sir. यस सर। सो बच्चों अपना बुकलेट पलटो। एक्सरसाइज 3 जेई क्वेश्चन नंबर 4 जेई 2012। ऐसा ही है सर। सॉल्व हो गया? क्या बच्चों फॉर्मूला से हुआ समझ के कर लोगे तुम? ये फिर से ऐसा पूछ दिया तो कर लेंगे सर। कर लोगे। गुड। देखते हैं कर लोगे कि नहीं, देखते हैं। चलो बच्चों ओलंपियाड का पूछा हुआ सवाल है। बच्चों ओलंपियाड में एक सवाल पूछा है कि एक प्लेट है जिसको मेंटेन किया गया है TH टेम्परेचर पे, H4 हाई और TL लो। दिस इज मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर। बहुत सारे बच्चों को पता ही चला मेंटेन्ड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। सब एक्सटर्नल मैकेनिज्म जो इसको इसके टेम्परेचर पे रखा है, अदरवाइज ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका चेंज होगा। एंड देयर इज ए हीट करंट H, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से हीट करंट कितना है, यहां से यहां जा रहा है, दैट इज H।
Now a plate is inserted in between. अब क्या किया, एक प्लेट को यहां पे डाल दिया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तुमने इसका टेम्परेचर भी निकाल लिया, क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो नाउ हीट करंट इज H डैश, H डैश इज इक्वल टू हाउ मच H, 1 1/2 3 2/3 क्या होगा। देखते हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं पिछला सवाल। क्लियर हुआ ये सवाल बच्चों कि अभी दो प्लेट था, इतने इतने टेम्परेचर पे मेंटेन किया, अभी एक से दूसरे में हीट करंट कितना जा रहा है, H। Now a plate is inserted between, equilibrium is achieved, new heat current from here to here is H dash, H dash is equal to what, how much H। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बच्चों कर लिया तो मजा आ जाएगा। Sir, H dash is equal to H by 2.
मैं लेके आता हूँ क्लॉक। तो आपको कोई आइडिया है? अरे चलिए पीछे मुझे बहुत सारे सिखाना तो मेरे एक एग्जाम हो जाएगा। अच्छा लेकर हाँ तो बस नहीं करें 5 मिनट तो वापस लेना हो गया बच्चों? सर और h क्या dash क्वेश्चन is आंसर equal आया? to h by 2. 0.5 into 8. h dash is h by 2 हाफ आया क्या? यस Yes, आई sir. थिंक हम कितने में Yes, बताएंगे। sir. अच्छा बच्चों चलो अगर जिसको समझ में आया तो फटाफट आंसर देना। एक प्लेट डाल दिया, 2 प्लेट डाल दिया, अब बताओ कितना हो जाएगा? 3/2 एक 2 प्लेट डाल दिया, कैन यू टेल मी कितना हो जाएगा? प्रूव करो बच्चों, h by 3 हो जाएगा। एक और डाल दोगे, 4 डाल दोगे, सॉरी 3 डाल दोगे तो h by 4, n डाल दोगे H by n. h by n plus 1. h by n plus 1। ये ओलंपियाड का पूछा सवाल। जिसको नहीं समझ में आया बहुत इजीली मैं बता रहा हूं बच्चों। अभी कोई प्लेट नहीं है कनेक्टेड, है ना, कोई नहीं है, तो हीट करंट कितना है? H is equal to sigma A TH to the power 4 minus sigma A TL to the power 4. This is the heat current. अब इसमें मैंने 1 डाल दिया है, अब इसका कुछ तो टेम्परेचर हो गया T1, तो इसमें हीट करंट सपोज H डैश है बच्चों, तो इसमें भी रहेगा H डैश। हमने प्रूफ किया। H डैश क्या लिखेंगे? सिग्मा A TH to the power 4 minus सिग्मा A T1 to the power 4। इसमें H डैश लिखे तो सिग्मा A T1 to the power 4 minus सिग्मा A TL to the power 4। अब क्या करें? ऐड कर दो बच्चों, ऐड कर दिया, ये चला गया 2H डैश सिग्मा A TH to the power 4। आई होप कि सॉल्व हो चुका है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। दिस इज H, सो H डैश इज हाउ मच? H by 2। अगर 2 प्लेट डाल देंगे तो क्या होगा, ये कर सकते हो तुम लोग, है ना? हाँ सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लेना और आगे बढ़े और सवाल करें। बच्चों सोचो कि एक स्पेस स्टेशन है और स्पेस स्टेशन में बहुत सारी मशीनरी वर्क कर रहा है, सो दैट ये मशीनरी वर्क करने के कारण सर्टेन पावर इमिट कर रहा है, कुछ एनर्जी इमिट हो रहा है, सर्टेन पावर इमिट हो रहा है, कांस्टेंट पावर। And this space station is covered by a black sphere. चूंकि एनर्जी इमिट कर रहा बच्चों, सो दैट इसका जो टेम्परेचर है वो T0। आउटर सरफेस का टेम्परेचर कितना है? T0। नाउ
Now, and another cover is placed over the first cover, just separated by a small distance. एक और black cover लगा दिया. This is another black cover is placed over this. So what will be the temperature of the first cover now? New temperature of the first cover. What will be new temperature of the first cover? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों. समझ में आया? ये स्टेशन है जो वर्क कर रहा है कि emitting certain constant power so that its outer surface has temperature T0. Now the space station is covered by another black painted cover. Then what will be the new temperature of the inner surface? Will it decrease or it will increase, or will remain constant T0? ठीक है, तो तुम लोग करोगे या मैं सॉल्व करूं? Will you try? लेंगे सर. 10-20 सेकंड टाइम दो यार. चलो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं. देखो बच्चों, जो पावर ये P0 जनरेट कर रहा है, तो ये पावर P0, ये एनर्जी इस पे फॉल हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इक्विलिब्रियम में इसका टेम्परेचर T0 हो गया. दैट मींस ये रेडिएट कर रहा होगा इधर. कहोगे सर ये इनर भी तो रेडिएट करेगा, लेकिन इनर रेडिएट करेगा तो खुद पे फॉल करेगा. तो ये नेट कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है? सिग्मा इसका एरिया into T0 to the power 4. This is radiating this much energy. Area is this. Or this energy must be equal to P0. जितना स्पेस स्टेशन प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही एनर्जी लॉस हो रहा है. और स्पेस स्टेशन कह रहे हैं बच्चों सराउंडिंग से रेडिएशन नेग्लिजिबल है, नहीं है. ओके, नाउ एक और कवर चढ़ा दिया बच्चों.
अब बताना, अभी भी ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है स्पेस स्टेशन पावर, P0। अगर मैं बात करूं कि ये जो रेडिएट कर रहा है जिसका आउटर कवर का टेम्परेचर T डैश, कैन यू प्रूव कि ये T0 ही होगा? कैन यू प्रूव कि इट विल बी T0 only? ओके सर, कैसे? बिकॉज नेट लॉस जो होने वाला है, नेट लॉस जो सराउंडिंग को जाएगा वो तो P0 होने वाला है। तो सिग्मा A T dash to the power 4 that must be equal to P0, that means T dash होगा बच्चों वो T0 होगा। पहला कंसेप्ट, मतलब हमने 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किस जो न्यू कवर लगा है इसका जो आउटर मोस्ट कवर है उसका टेम्परेचर T0 ही होगा, बिकॉज जो स्पेस स्टेशन प्रोड्यूस कर रहा P0 पावर वो कांस्टेंट है। नेट लॉस टू द सराउंडिंग मस्ट बी P0। अब बात आती है बच्चों, इसका टेम्परेचर T1 क्या होगा? तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन कंसीडर करता हूं, ऐसा। तो जितना हीट नेट इधर ट्रांसफर हो रहा उतना हीट नेट इधर ट्रांसफर हो रहा होगा। इसमें नेट हीट कितना हो रहा होगा? तो इसका टेम्परेचर अगर T1 है तो यहां से नेट हीट क्रॉस कर रहा होगा सिग्मा A। अब बच्चों एरिया तो दोनों का सेम होगा, जस्ट ग्रेटर एरिया से का कवर पुट किया। तो सिग्मा A T1 टू द पावर 4 ये रेडिएट कर रहा है और ये इधर दे रहा है माइनस सिग्मा A T0 टू द पावर 4 ये इधर दे रहा है, दैट इज इक्वल टू इसका इस तरफ कितना है सिग्मा A T1 to the power 4 that is equal to 2 sigma A T0 to the power 4. So T1 is equal to 2 to the power 1 by 4 into T0. अगेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ट्रिकी सवाल। बच्चों क्लियर? आगे बढ़ो। Yes, sir. अब बच्चों थ्योरी तो नहीं है बट ऐसे रहता है सोलर कांस्टेंट करके बोलते हैं। So suppose this is sun और सन का टेम्परेचर Ts है, सन के सरफेस का, और सन का रेडियस जो है वो Rs लेता हूं। एंड दिस इज बच्चों अर्थ। अर्थ और सन का डिस्टेंस जो है लेट्स सी r ले लेता हूं, ठीक है। बताओ जितना सन रेडिएट किया एनर्जी, वो एनर्जी इतने सरफेस एरिया से क्रॉस कर रहा होगा। सो यहां पे अगर मैं पूछूं कि यूनिट सरफेस एरिया से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यूनिट सरफेस एरिया से अर्थ पे कितना फॉल कर रहा होगा, जितना एनर्जी इमिट कर रहा सन पर सेकेंड,
वो इतने बड़े स्क्वायर से पास कर रहा है, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर क्या? और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बच्चों कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, जैसे कि पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसके आर डिस्टेंस से कितना इंटेंसिटी होगा, जितना एनर्जी ये रेडिएट करेगा पर सेकंड डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, छोटा सा है, बच्चे खुद से कर सकते हैं। इसी को बच्चों कहीं पे लिखा जाता है सोलर कांस्टेंट। सो अगर मान लो सोलर कांस्टेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज द पावर सिग्मा, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई आर एस स्क्वायर जो सन रेडिएट कर रहा है इनटू टी एस टू द पावर 4, ये हो गया पावर बच्चों, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई चला जाएगा आर एस अपॉन आर का स्क्वायर इनटू टी एस टू द पावर 4। दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। ठीक है? बच्चों हम क्या करते हैं, एक डिस्क ले लेते हैं जो ऐसे अर्थ पे हमने रख दिया, अर्थ के सरफेस पे एक ऐसा डिस्क रखा हुआ जिसपे सन रेज नॉर्मली रेज इंसिडेंट हो रहा है। सोलर कांस्टेंट इज आई, सोलर कांस्टेंट इज आई। इसका इमिसिविटी ले लिया E। In equilibrium, what will be the temperature of the disk? ठीक है, और कोई रेडिएशंस कौन लोग नहीं कर रहे, सिर्फ सन के रेडिएशंस को ले रहे हैं। तो बताओ बच्चों, सन के जो रेडिएशंस आ रहे हैं इस पे कितना एनर्जी फॉल कर रहा है? आई इंटू मान लो इसका सरफेस एरिया 8, इतना एनर्जी पर सेकंड फॉल कर रहा है, और इसका टेम्परेचर सपोज T हो गया। तो ये तो जो रेडिएट कर रहा है डिस्क, ये तो इधर से भी रेडिएट करेगा, इधर से भी रेडिएट करेगा। तो इसका हो जाएगा बच्चों 2a सिग्मा, सिग्मा a t to the power 4, so t is equal to I by 2 sigma to the power 1 by 4. Is it clear? सर ये रह गया बोलो सर, ई भी लिखना होगा। हाँ, ई भी रहेगा, सॉरी। तो जितना एनर्जी आया बच्चों एब्जॉर्ब भी इतना ही करेगा ना, एब्जॉर्बिविटी इतना होगा और इमिट भी इतना करेगा, तो ई और ई चला जाएगा। मतलब यहाँ पे रहेगा ए इंटू दिस, यहाँ पे रहेगा ई इंटू दिस, तो ई और ए तो इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी सेम। आई बात समझ में? और बच्चों एक सवाल देखो तो जेईई का पूछा हुआ, जे एडवांस 2014 में पूछा, कुछ ऐसा ही है क्या? देखो तुम, और क्वेश्चन नंबर 6, रीड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अभी करो, उसके बाद आज का क्लास छोड़ देंगे। एंड एक्सलेंट सम 10th बहुत बढ़िया सा सवाल पूछा था, बड़ा टफ सवाल पूछा था। 9th
और 13 13 भी बहुत अच्छा, 2020 का पूछा हुआ सवाल बच्चा। 13 अभी करें क्या? बच्चों 6, 7 एंड 13, 6, 7 एंड 13 अभी करते हैं और बाकी सवाल खुद से तुम ट्राई करोगे तो आज का क्लास फिनिश हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे निकल भी गए होंगे। यस, टाइम होते हुए देखो कितने बच्चे बचे हैं, 46। बच्चों को पता चल गया, आप तो पढ़ाएंगे नहीं, चोरी कर रहे हैं सर। इसके बाद तो लेक्चर है नहीं ना तुम लोगों का? नो सर। जेपी बी बैच में यार 25-30 बच्चे एब्सेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं? इसमें से कोई प्रेजेंट है क्या अभी? अभी तो नहीं होगा, सब निकल गया होगा। आना, आर्य, अभिराज, अनिष्का, अंकित, अंश, अथर्व, हितेन, ईशान, जीत, लक्ष्मी, ओम, प्रीति, रोहन, रोहित, सम्मेद, यज्ञेश, मयूर, ऑल आर एब्सेंट। केशवी, प्रथमेश, साई, यश देवरे, साई भट्ट गुजर एब्सेंट। अथर्व कहा कि सर मैं प्रेजेंट हूँ। यस अंकित, मुझे पता है तुम दोनों साथ में, तो वो जो लिस्ट आया था वो मैंने भेज दिया। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन वहीं लेंगे, आज जाने देते हैं क्लास। सब मैक्सिमम बच्चे लीड ही कर गए हैं, 48 तक बचे हुए हैं। या किसी ने सॉल्व किया नहीं हुआ? एक सवाल तो कर ही लेते हैं। यस, अभिराज ने प्रेजेंट है, गुड अभिराज।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जेई देखते हैं यार 2020 जो कि बहुत टफ सवाल पूछा गया था, तो क्या इसके सवाल होते हैं हमसे? अभी तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया, स्टिल देखते हैं। बच्चों एक कंटेनर है जिसमें 1 kg वाटर है। It is kept in a sunlight which causes water to get warmer than surrounding. बच्चों सनलाइट आया, इस पे फॉल किया। The average energy per unit time per unit area received due to the sunlight is, मतलब इंटेंसिटी कितना है 700 watt per meter square। अच्छा ये सॉल्व करने के बाद देखो मजा आ जाएगा कि हाँ हम जेई के सवाल सॉल्व कर लेते हैं जो कि टफ सवाल पूछा गया था। अब ये इसका एरिया कितना है वो नहीं पता, तो उसने दे दिया कि इफेक्टिव एरिया क्या ले लो, एरिया इज 0.05 मीटर स्क्वायर, जिससे कि सनलाइट वो फॉल हो रहा है, इफेक्टिव एरिया। Assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling. The surrounding को जो heat loss दे रहा है वो Newton's law of cooling के corresponding हो रहा है, Newton's law of cooling को follow कर रहा है। स्टीफेंस लॉ वाला नहीं लिखेंगे इक्वेशंस, क्यों? क्योंकि स्टीफेंस लॉ वाला अगर लिखेंगे बच्चों तो T⁴ वाला होगा, बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। देखो अच्छे से लिखा है, कितना अच्छे से लिखा है। And constant for Newton's law of cooling is given. तो Newton's law of cooling है क्या? d theta by dt that is equal to minus k into theta minus theta naught, या t ले लेते हैं, t minus t। ओके बच्चों, पूछा है किसका टेम्परेचर T क्या है। कैसे करें सॉल्व बच्चों? ये नेट एनर्जी जो रेडिएट करेगा, जो लॉस करेगा, वो कितना लॉस करेगा? काइंडली से कि ये हो जाएगा ms into dt by dt, this is the net loss of energy, that is equal to k into t minus t naught into ms, this is the net loss of energy बच्चों। और चूंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लॉस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज सराउंडिंग सन रेडिएशन, सन का रेडिएशन आ रहा है इसमें, तो जितना गेन कर रहा है, गेन कितना कर रहा है 700 into 0.05, इतना गेन कर रहा है, इतना लॉस कर रहा है। m कितना है बच्चों 1 kg, s कितना होता है 4200, के दे दिया बच्चों सवाल में 0.001, देख लेना SI यूनिट में है, t minus t naught that is equal to 700 into 0.05, solve it। ये गया 4.2 into t minus t naught, that is equal to 7 into 5, t minus t naught 7 into 5 divided by 4.2, 50 by 6,
पूछा क्या है? वही पूछा है सर, आ गया आंसर। डिफरेंस पूछा, डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस, यही हो जाएगा 50/6 में भी आंसर। देखो आंसर है क्या 50/6? यस सर। 13 वाट, सही है ना? बच्चों 2030 मतलब 2020 का सवाल सॉल्व कर लिया। चलो बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। कितने बच्चे बचे? अच्छा 48 कांस्टेंट हो गया। गुड। 31 अगस्त का लेक्चर अपलोड कर दीजिए। नहीं किया है क्या अपलोड? ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ लिया था। बच्चों मेरा जो रहेगा ना, मैं अब इसके बाद जो लूंगा, मैं डीपीपी डिस्कशन सिर्फ लूंगा अभी, और सौमेन सर का लेक्चर चलेगा तुम्हारा कैपेसिटर। तो एक ही ट्रैक रहेगा, बिकॉज 2 ट्रैक में बच्चे परेशान होंगे। सो आई विल स्टॉप माय ट्रैक। सौमेन सर विल कंटिन्यू विद द कैपेसिटर मैग्नेटिज्म, एंड आई विल टेक केयर ऑफ डीपीपी डिस्कशन, बिकॉज डीपीपी डिस्कशन बहुत पेंडिंग। नाउ ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास में हमारा HC Verma and seats. बच्चों it's your responsibility. Complete your seats, complete your HC Verma. है ना? जितना भी डिस्कशन हो, and then we will move to the DPP discussion. Bye बच्चों.